नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स में। आज की रोमांचक और रहस्यमयी कहानी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंग्लिश बुक डोंट स्लीप मतलब सोना मत पाठ साथ में आगे सड़क पर एक कियोस्क में अखबारों के ढेर को देखने के लिए रुकती हूँ। शीर्षक पृष्ठ पर तारीख है कि अभी नवंबर है, जुलाई नहीं। वर्तमान वर्ष यह 2 साल आगे है। कोई बेतुकी बात और हेडलाइंस पे एक अराजक अजीब दुनिया का वर्णन करती हैं, जिसे मैं शायद ही पहचान पाती हूं। पहली तारीख मुझे उस मेडिकल कार्ड को निकालने के लिए प्रेरित करती है, जिसे मैंने बेसमेंट अपार्टमेंट में फ्रिज पर पाया था। अपॉइंटमेंट आज था, लगभग 3 घंटे पहले। मैं फिर भी जाऊंगी। शायद डॉक्टर को पता हो कि मेरे साथ क्या हुआ है। सबवे के रास्ते में मुझे एस्केलेटर के पास एक पेफोन दिखाई देता है। मैं अपनी जेब से रेज़गारी निकालती हूँ और सिक्के के स्लॉट में कुछ सिक्के डालती हूँ। मैं मार्को का नंबर डायल करती हूँ और घंटी बजती है और फिर आंसरिंग मशीन चालू हो जाती है। उसने स्पष्ट रूप से मेरा कॉल काट दिया है। उसे मीटिंग में होना चाहिए। मैं फोन रख देती हूँ, कोई संदेश छोड़े बिना। फिर मैं एमी का नंबर डायल करती हूँ। घंटी तब तक बजती रहती है जब तक कि एक ऑटोमेटिक संदेश नहीं आ जाता कि नंबर अमान्य है। घबराहट में मैं उसकी माँ को फोन करती हूँ, जिसका नंबर एमी जैसा ही है, बस एक अंक का अंतर है। एक बार एमी ने मुझे थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बताया था कि उसके पूरे परिवार के मोबाइल नंबर फैमिली प्लान पर क्रमिक सीक्वेंशियल है। एमी की माँ दूसरी घंटी पर जवाब देती है, हेलो, क्या ये मार्गरेट डेकर है? हाँ, ये मार्गरेट है। एमी की माँ फोन पर गुनगुनाती है, ये लिव रिज है। मैं इस बात का कोई संकेत मिलने का इंतजार कर रही हूँ कि मुझे पहचान लिया गया है। वह नहीं है, बस एक बहरा कर देने वाली चुप्पी जो मुझे सेहरा देती है। मैं एमी की रूममेट हूँ। मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, वह ठंडे स्वर में कहती है। मैं एमी को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, उसका फोन काम नहीं कर रहा है। तुम्हारा मतलब सच में? उसकी आवाज मुझे चुप करा देती है। मुझे वास्तव में एमी से बात करनी है। मैं अपनी बात पूरी करती हूँ, उसकी शत्रुता से विचलित होकर। यह काफी जरूरी है। और तुम में इतनी हिम्मत है। उसका स्वर चाबुक की तरह चुभता है। क्षमा करें मिसेस डेकर, अगर मैंने गलत समय पर कॉल किया। बस मुझे एमी से जरूरी बात करनी है। तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता होना चाहिए कि तुम एमी से संपर्क क्यों नहीं कर सकती। वह कहती है, मेरा मुंह सूख गया है। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है और इसलिए मैं कुछ नहीं कहती। जब वह गुस्से में चिल्लाना शुरू करती है, उसकी आवाज मेरे सिर में गुस्से वाली बिजली की कड़कड़ाहट के बीच में आती और गायब होती है। तुम कैसे कर सकती हो? तुम बीमार हो, पागल, मुझे इस तरह कॉल करना। तुम में शिष्टाचार की एक बूंद भी नहीं है, एक बूंद भी। वह फोन पटक देती है। मैं खाली फोन लाइन की चुप्पी से कांप उठती हूँ। स्तब्ध होकर मैं सबवे के प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले पैदल यात्रियों की घनी भीड़ के विपरीत दिशा में चलती हूँ। मैं धक्का मुक्की करने वाले लोगों से घिरी हुई हूँ, लेकिन जीवन में मैंने कभी भी खुद को इतना अकेला महसूस नहीं किया है। अध्याय 38, बुधवार, 16:35। प्रवेश द्वार उतना खुला था जितना कि सुरक्षा चेन ने अनुमति दी। हैलिडे ने महिला को अपनी डिटेक्टिव आईडी दिखाई, जो दरार से देख रही थी। आपको क्या चाहिए? महिला ने दरवाजा बंद नहीं किया। अगर हम अंदर बात कर सकें तो यह आसान होगा, हैलिडे ने टालमटोल करते हुए जवाब दिया। महिला ने चेन हटाई और अंदर आने के लिए दरवाजा पूरा खोल दिया।
उसने जीन्स और क्रीम रंग का कश्मीरी स्वेटर पहना था। उसके रंगे हुए सुनहरे बाल एक अस्त व्यस्त जूड़े में बंधे थे। उसने खुद का परिचय एलिजाबेथ के रूप में दिया। हेलिडे और लावेल ने एक दूसरे को चुपचाप देखा, यह तय करते हुए कि कौन बात करेगा। हेलिडे ने हल्का सा सिर हिलाया। वह बात करेगी। हम यहाँ एडवर्ड कोल के मामले में आए हैं। वह आपका क्या लगता है? हेलिडे ने पूछा जब वे सब अंदर बैठ गए। कोई उसे एडवर्ड नहीं कहता, हम सब उसे टेड कहते हैं, एलिजाबेथ ने कहा। एडवर्ड कोल टेड, हेलिडे ने खुद को सुधारा, ने एक हफ्ते के लिए किराए पर एक अपार्टमेंट लिया था। उस अपार्टमेंट में हमें तड़के एक पुरुष का शव मिला। हमें संदेह है कि यह टेड हो सकता है। आप गलत हैं, एलिजाबेथ ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। टेड कल रात यहां था। आप गलत हैं। बहुत संभावना है, हेलिडे ने कहा, लेकिन हमें सुनिश्चित करना होगा। अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी। चलिए, एलिजाबेथ ने कहा, साहस जुटाते हुए, जबकि हेलिडे अपना आईपैड चालू कर रही थी और अपराध स्थल से तस्वीर ढूंढ रही थी जिसमें पीड़ित का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। हेलिडे ने स्क्रीन उसकी तरफ घुमाई। एलिजाबेथ ने जोर से सांस ली। उसका चेहरा बुरी तरह पीला पड़ गया। अपना मुंह हाथ से ढककर वह सिसकियों के साथ कांपने लगी। 10 मिनट बाद एलिजाबेथ कंधों पर कंबल डाले, अपने हाथों में अपने लिए बनी मीठी कॉफी का कप पकड़े बैठी थी। लावेल के साथ उसका शरीर कांप रहा था। परेशानी के बावजूद उसने जोर देकर कहा कि वह उनके सवालों का जवाब देगी। मैं टेड से एक डिनर पार्टी में मिली थी। हमारे बीच तुरंत चिंगारी दौड़ गई। कुछ महीनों के बाद हम टेड के साथ रहने लगे और उसने मुझे प्रपोज किया। काफी तूफानी रोमांस लगता है, हेलिडे ने कहा। हम डेटिंग में समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि हम अपना बाकी जीवन एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। हम शादी के तुरंत बाद परिवार बनाने की योजना बना रहे थे। टेड एक बेहतरीन पिता होता। एलिजाबेथ ने अपनी भावनाओं को रोकने के लिए मुंह पर मुट्ठी रखी। क्या आप जानती हैं कि टेड ने पास में अपार्टमेंट क्यों लिया था? एलिजाबेथ ने सिर हिलाया। वह एक दोस्त की मदद कर रहा था जो मुसीबत में था। किसे? एक दोस्त से भी बढ़कर, एलिजाबेथ ने स्वीकार किया। वह उसकी पूर्व प्रेमिका थी। मतलब उसने अपनी पूर्व प्रेमिका की मदद करने के लिए अपार्टमेंट लिया। एलिजाबेथ ने सिर हिलाया। टेड कल रात आया और मुझे सब कुछ बताया। उसने कहा कि वह मुझसे कोई रहस्य नहीं रखना चाहता। क्या आप जानती हैं कि उसकी पूर्व प्रेमिका का नाम क्या है? उसका नाम लिव है, लिव रिट्ज। हेलिडे और लावेल ने भावहीन चेहरे बनाए रखे। पहेली के टुकड़े जुड़ रहे थे। क्या आपको पता था कि उसने छद्म नाम से अपार्टमेंट लिया था? हाँ, उसने जवाब दिया। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने कि वह वहां छिप रही है। क्या टेड ने इस गोपनीयता का कारण बताया? उसे चिंता थी कि वह खतरे में हो सकती है। किस खतरे में? कुछ साल पहले उसे लगभग मार ही दिया गया था। टेड चिंतित था कि हत्यारा फिर से उसका पीछा कर रहा है। वह उसकी रक्षा करना चाहता था। टेड उस पर जिम्मेदारी महसूस करता था। क्या उसने कभी बताया कि वे अलग क्यों हुए? टेड ने कहा कि उनके रिश्ते लंबे समय से मुश्किल थे। वह गंभीर अनिद्रा, इंसोम्निया से पीड़ित थी। वह कई दिनों तक नहीं सोती थी, लगातार गोलियां खाती थी ताकि होश में रह सके। उसकी स्थिति खराब होती जा रही थी, लेकिन उसने मदद लेने से इनकार कर दिया। लेकिन टेड को सबसे ज्यादा इस बात की चिंता थी कि वह इसे छोड़ नहीं सकती। क्या छोड़ नहीं सकती? अपने अतीत को।
टेड ने एक बार मुझसे कहा था कि वह उस दिन हुई घटनाओं को याद करने में असमर्थता से त्रस्त थी, जिस दिन उसे लगभग मार दिया गया था। वह पूरी तरह उसमें खो गई थी। उसने उसकी जान ले ली, बाकी सबके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। सब कुछ जो उसने कभी कहा था वह इस बात पर निर्भर था कि यह किसने किया, और न्याय की बहाली पर। क्या इसी कारण टेड न्यूयॉर्क आ गया? उसने यह नौकरी स्वीकार कर ली क्योंकि उसे लगा कि यह करियर में उन्नति होगी, लेकिन सच कहूं तो वह इसे और अधिक सहन नहीं कर सका। उसने कहा कि वह उस महिला के साथ भविष्य नहीं बना सकता जो अतीत में फंसी हुई थी। गहराई में शायद उसे पता था कि वह कभी नहीं सुधरेगी। वह उसके साथ न्यूयॉर्क नहीं आएगी। उसे बुरे सपने आते थे कि हत्यारा उसे फिर से ढूंढ लेगा। वहां लौटने का विचार, जहां वह हुआ था, उसे डराता था। संक्षेप में, उसके यहां आने के बाद उनका रिश्ता स्वाभाविक मौत मर गया। और अब टेड मर चुका है। उसकी वजह से, उसी की वजह से एलिजाबेथ फूट पड़ी। क्या आप कभी लिवरिज से मिली हैं? हेलिडे ने पूछा, जब एलिजाबेथ ने फिर से बोलने की क्षमता हासिल की। मैं उससे पहली बार 2 हफ्ते पहले मिली थी, स्कार्सडेल में मेरे माता पिता के घर पर हमारी सगाई की पार्टी के अवसर पर। एलिजाबेथ ने अपनी आंखें पोंछते हुए जवाब दिया। उसने अनुचित तरीके से कपड़े पहने थे, नंगे पैर, सफेद झुर्रीदार ड्रेस में। वह दलदली घास के मैदान से गुजरी थी। उसके पैर घास में थे और मिट्टी से सने हुए थे। उसके बाल बहुत लंबे थे। उसने कहा। टेड उसे देखते ही चौंक गया। उसने उसे एक तरफ खींच लिया ताकि वे बगीचे में अकेले में बात कर सके। क्या आप जानती हैं कि वे किस बारे में बात कर रहे थे? वह उससे जाने के लिए कह रहा था। उसने इसे कैसे लिया? उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वह कौन है। उसने मुझसे कहा कि वह पार्टी में इसलिए आई क्योंकि सुबह उसने प्रवेश द्वार पर चिपका हुआ आमंत्रण पाया था, जिस पर एक स्टिकर लगा था कि उसे आना चाहिए। उसका व्यवहार इतना अजीब था कि हमने, सच कहूं तो, सोचा कि वह नशे में थी या ड्रग्स के प्रभाव में थी। मेरी मां ने उसे घर छोड़ने के लिए एक कार मंगवाई। बाद में टेड ने ड्राइवर से संपर्क किया ताकि उसका पता जान सके। वह उससे मिलना चाहता था। क्या आप जानती हैं क्यों? कल रात उसने मुझसे कहा कि वह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह ठीक है। जब वह उसके अपार्टमेंट में पहुंचा तो उसने उसे नहीं पहचाना। टेड समझ गया कि उसे एमनेसिया, स्मृतिलोप है। क्या टेड ने बताया था कि जब वे लंदन में मिले थे तो लिव को याददाश्त की समस्या थी? इसी कारण टेड को उसकी इतनी चिंता थी। लंदन में रहते समय उसे कभी याददाश्त की समस्या नहीं थी। इसके अलावा वह संभवतः इसलिए थी क्योंकि वह बाद में कोमा में थी, टेड के शब्दों के अनुसार। क्या आपके पास कोई अनुमान है कि उसे निमंत्रण कहां से मिला? मैंने उसे भेजा था, एलिजाबेथ ने शर्म से लाल होते हुए कहा। वह इसे लेकर उस दिन आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, लावेल बीच में बोला, जो खिड़की के पास खड़ा था और हेलिडे को ज्यादातर सवाल पूछने दे रहा था। मंगेतर की पूर्व प्रेमिका को सगाई में क्यों बुलाना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में आएगी। वह लंदन में रहती थी। एलिजाबेथ ने अपना बचाव किया। वह पल भर के लिए चुप हो गई, जैसे कि यह न जानते हुए कि क्या इस बारे में बताया जा सकता है। फिर उसने गहरी सांस ली और विस्तार से समझाना शुरू किया। लिव लगातार लंदन से टेड को फोन करती थी, सप्ताह में कई बार। मुझे उम्मीद थी कि निमंत्रण उसे यह तथ्य पहुंचा देगा कि टेड अब उसका नहीं है। उन फोन कॉल्स के दौरान वह किस बारे में बात करती थी?
हैलिडे ने पूछा, क्या उसने कभी टेड को धमकी दी? कभी कभी वह टेड को फोन करती थी और कहती थी कि वह सो नहीं सकती और उसे याद करती है। दूसरी बार वह रोती थी और उसे एक और मौका देने की भीख मांगती थी। उसके लिए यह मुश्किल था। उसने एक कठिन परीक्षा का सामना किया था। वह भावनात्मक रूप से कमजोर थी। टेड दोषी महसूस करता था, एलिजाबेथ ने कहा। इसीलिए हमने बहुत राहत महसूस की जब कॉल बंद हो गए। हमने सोचा कि उसने आखिरकार अलग होने को स्वीकार कर लिया है। तो फिर आपने उसे सगाई का निमंत्रण क्यों भेजा? वास्तव में मैंने उसे 1 सप्ताह पहले निमंत्रण भेजा था, जब कॉल बंद हो गए थे, एलिजाबेथ ने कहा, और उसके गाल फिर से लाल हो गए। मैंने इसे इसलिए भेजा था कि उसे पता चले कि हमारी शादी सच थी। मैं चाहती थी कि उसे समझ आए कि टेड को छोड़ने का समय आ गया है। जब उसने अचानक फोन करना बंद कर दिया तो मुझे लगा कि यह काम कर गया। निमंत्रण ने स्पष्ट कर दिया कि यह अंत है। मैं उतनी ही हैरान थी जितनी टेड जब वह पार्टी में दिखाई दी। हैलिडे ने अपने नोटपैड में एक संक्षिप्त कालक्रम क्रोनोलॉजी बनाया। लिव के टेड को कॉल 5 सप्ताह पहले अचानक बंद हो गए, लगभग उसी समय जब उसे उसके सगाई का निमंत्रण मिला। सोशल वर्कर के अनुसार यह स्मृति लोप की पहली घटना के समय के साथ मेल खाता था। हैलिडे ने सोचा, क्या लिवरेज ने इन याददाश्त के नुकसान के कारण टेड को फोन करना बंद नहीं किया था? शायद उसे बस अब वह याद ही नहीं था। संभवतः यह निमंत्रण एक उत्प्रेरक कैटलास्ट बना होगा जिसने लिवरेज में एमनेसिया को जन्म दिया। शायद यह खबर सुनकर कि उसने टेड को हमेशा के लिए खो दिया है, उसके मानसिक तंत्र ने सब कुछ ब्लॉक करने के लिए मजबूर कर दिया। जो पिछले 2 वर्षों में हुआ था, सारा दर्द और सारा दुख, हाल की यादों के बिना उसका जीवन ऐसा लग रहा था जैसे वह टेड से मिलने से पहले का हो और इससे पहले कि उसे चाकू मारा गया हो। यह इनकार का उच्चतम रूप था। क्या वह आक्रामक थी जब वह सगाई में आई? क्या उसने धमकी दी? लावेल ने पूछा। नहीं, एलिजाबेथ ने कहा, सिर्फ उसकी उपस्थिति ने ही हमारी पार्टी खराब कर दी। मुझे उसे निमंत्रण नहीं भेजना चाहिए था। टेड गुस्से में था जब उसे इसके बारे में पता चला। उसके कंधे फिर से सिसकियों से हिलने लगे। हैलिडे और लावेल ने एक दूसरे को देखा। पूरी तरह संभव है कि टेड कोल जीवित होता अगर उसकी मंगेतर ने उसकी पूर्व प्रेमिका को निमंत्रण नहीं भेजा होता। टेड मदद करने के लिए बाध्य महसूस करता था। एलिजाबेथ ने आंसुओं के बीच जारी रखा। कल रात उसने मुझे बताया कि उसे डॉक्टर मिल गया है जो याददाश्त की समस्याओं के इलाज में दुनिया का विशेषज्ञ है। आमतौर पर उसके पास लंबी कतार होती है, लेकिन टेड ने अपने संपर्कों का उपयोग किया ताकि उसे जल्दी स्वीकार किया जा सके। क्या आप डॉक्टर का नाम जानती हैं? हैलिडे ने पूछा। टेड ने नहीं बताया। क्या आपको लगता है कि इसमें लिवरेज का हाथ है? क्या लिवरेज ने टेड को मारा? एलिजाबेथ ने उनकी तरफ देखा, जवाब की प्रतीक्षा करते हुए। हमारी जांच अभी शुरू हुई है, हैलिडे ने जवाब दिया। क्या टेड ने कुछ किया या कहा था जब वह कल रात यहाँ आया था, जो आपकी राय में हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि क्या हुआ? शायद ही, एलिजाबेथ ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, अपवाद के साथ शायद। 1, वह उठी और अपने बेडरूम में गई। एक पल बाद कागज की एक पर्ची के साथ वापस लौटी। उस पर
छोटे बिंदुओं से बने लिली के आकार का स्केच था। ऊपर एक फोन नंबर था। यह क्या है? हेली ने पूछा। कोई चित्र? टेड को तब फोन आया था जब वह यहाँ था। ये लू था, पुरुषों के कपड़ों का डिजाइनर, हमारा एक सामान्य परिचित। मुझे समझ आया कि टेड उससे इस डिजाइन के बारे में पूछ रहा था और लू टेड को जवाब के साथ वापस फोन कर रहा था। क्या आपने उनकी बातचीत सुनी? केवल शुरुआत। टेड फोन के साथ हमारे बेडरूम में चला गया, जहां उसने बातचीत जारी रखी। मुझे यह अजीब लगा क्योंकि वह यहां मुझे अपनी पूर्व के बारे में सच्चाई बताने आया था। और फिर उसे फोन आने लगते हैं और वह फिर से गुप्त व्यवहार करने लगता है। वह कॉल के ठीक बाद जल्दबाजी में चला गया। शायद उसने गलती से कागज की पर्ची सुबह बिस्तर के पास कालीन पर गिरा दी। हेलीडे और लावेल सबूत, स्केच, टूथब्रश, कंघी और टेड कोल की कलाई घड़ी लेकर अपार्टमेंट से निकले। ऐसी उम्मीद है कि प्रयोगशाला डीएनए और फिंगरप्रिंट्स का मिलान उन व्यक्तिगत चीजों से करेगी जो उन्हें अपार्टमेंट में मिली लाश पर मिली थी। हेलीडे फोरेंसिक प्रयोगशाला के लिए दोपहर की भारी भीड़ से होकर गाड़ी चला रही थी ताकि सबूतों के पैकेट सौंप सके, जबकि लावेल फोन पर कप्तान को सूचित कर रहा था। उसकी बातों को सुनते हुए भी वह टेड कोल की मंगेतर एलिजाबेथ के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी, जो शोक में डूबी हुई थी। प्रक्रिया का सबसे बुरा हिस्सा, हेलीडे ने टिप्पणी की जब लावेल ने फोन रखा, लोगों को यह बताना है कि उन्होंने अपने किसी प्रियजन को खो दिया है। कागजी काम के पहाड़ से भी बुरा जो वे हमारे ऊपर डाल देते हैं। बिल्कुल सही, लावेले ने कहा। मुझे ऐसा इतनी बार करना पड़ा है कि मैं गिनती भूल गया हूं। उसने दूसरी लेन में गाड़ी पार्क की और स्टीयरिंग व्हील के पीछे इंतजार करती रही, जबकि लावेल सबूतों के पैकेट फॉरेंसिक विभाग ले गया। हेलीडे ने स्केच पर खुदे हुए फोन नंबर पर डायल किया, जिसे उसने अपने सेल फोन पर फोटो खींचा था। फोन तुरंत आंसरिंग मशीन पर चला गया। उसने फोन रख दिया, कोई संदेश छोड़े बिना। चूंकि लावेल को उम्मीद से अधिक समय लगा, हेलीडे ने खुद को संगीत से विचलित करने के लिए रेडियो चालू किया। वह बड़ी संख्या में तनावपूर्ण स्थितियों में रही थी। सड़कों पर सैन्य काफिलों के साथ यात्रा की थी, बमों के साथ बमबारी की गई थी। वह गिनती भूल गई कि कितनी बार उस पर गोलियां चलाई गई थीं। न्यूयॉर्क पुलिस में काम शुरू करने के बाद से उसने ड्रग डीलरों की गिरफ्तारी और अंडरकवर ऑपरेशनों में भाग लिया था। हेलीडे खतरे से निपट सकती थी, लेकिन किसी और का दुख उसे टुकड़ों में तोड़ देता था। चालक की तरफ का दरवाजा खुलने की आवाज ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। लावेल ने सीट बेल्ट बांधते हुए समझाया कि जब वह इंतजार कर रहा था तो लैब तकनीशियन ने टूथब्रश से फिंगरप्रिंट लिए और अपराध स्थल पर पीड़ित से लिए गए उंगलियों के निशानों के साथ त्वरित तुलना की। यह आधिकारिक पहचान नहीं है, लेकिन यह हमारे उद्देश्यों के लिए पर्याप्त अच्छी है। टेड कोल निश्चित रूप से पीड़ित है, उसने कहा। ओ, और एक और खबर। जैसा कि आपको संदेह था, वाइन की बोतल में नींद की गोलियों के निशान मिले। इसीलिए कोल ने विरोध नहीं किया जब उसे चाकू मारा गया। वह गहरी नींद में था। कम से कम उसके लिए खुशी की बात है। हेलीडे ने धीरे से उत्तर दिया। जैसे ही उसने इंजन चालू किया, फोन बज उठा। उसने स्पीकर फोन पर कॉल चालू कर दिया। यही ब्रुकलिन में नॉविन प्रीसिंक्ट के डिटेक्टिव क्राउस थे। उनका नाम लैरी रेगन था। हमारे पास वे दस्तावेज हैं जो आपने मांगे थे, रेगन ने कहा। क्या उन्हें स्कैन करके भेजने की कोई संभावना है? लावेल ने पूछा।
ये बहुत बड़े फोल्डर हैं, रेगन ने कहा। बहुत कुछ स्कैन करना होगा। मैं आपको ओरिजिनल भेज सकता हूं, लेकिन वे केवल कल सुबह ही पहुंच सकते हैं, या आप किसी को लेने के लिए भेज सकते हैं। हम वहां पहुंचेंगे और व्यक्तिगत रूप से देखेंगे, लावेल ने फैसला किया। वे और हैलिडे वास्तव में जानना चाहते थे कि 2 साल पहले लिवरिज के साथ वास्तव में क्या हुआ था। क्राउज ने स्पष्ट कर दिया था कि वह उसे अपराधी मानता है, पीड़ित नहीं। वह विवरणों में कंजूस था और जानबूझकर टाल मटोल कर रहा था। क्राउज को अच्छी तरह जानते हुए लावेल को अंदाजा था कि वह इस बात से नाराज है कि दूसरे पुलिस वाले उसके पुराने मामले को खोद रहे हैं। इन 2 मामलों के बीच क्या संबंध है? रेगन ने पूछा। हमें नहीं पता, लावेल ने जवाब दिया। हम जो जानते हैं वह यह है कि लिवरिज की उंगलियों के निशान एक अन्य हत्या के स्थल पर पाए गए थे। पीड़ित कौन बना? उसका पूर्व प्रेमी। रेगन चुप हो गया, इस जानकारी को पचाते हुए। उस मामले में ऐसा लगता है कि आपके आने पर हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ होगा। अध्याय 39। 2 साल पहले एमी हमारे घर की छत पर बिकिनी पहनकर पीठ के बल लेटी है। जब मैं ऊपर आती हूं और उसके पास अपनी बीच टॉवल बिछाती हूं, उसके बड़े धूप के चश्मों में साफ नीला आसमान और हमारे पीछे की खुरदरी ईंट की दीवार पर बने स्ट्रीट ग्राफिटी का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। मैं अपनी मिंट ग्रीन सारंग कपड़ा को ठीक करती हूँ, पट्टियों को थोड़ा ढीला करती हूँ ताकि टैन लाइन से बच सकूं, और तौलिए पर लेट जाती हूँ। हमें यहाँ अकेले समय बिताने का मौका कम ही मिलता है। आमतौर पर सप्ताहांत पर छत पर कचरे के डिब्बे में टकीला की बोतलों और खाली बियर के डिब्बों का ढेर होता है। बाकी सब अभी हैंगओवर के कारण सो रहे हैं। मैं ईंट की दीवार के सहारे अपनी पीठ टिकाकर बैठी हूं और किताब पढ़ रही हूं। 2 अध्याय बाद मैं अपनी नजरें ऊपर उठाती हूं और छत का दरवाजा चरमराते हुए खुलता है। कोई सीढ़ियों की छाया से हमें देख रहा है और फिर वह मुड़ता है। कदम धातु की सीढ़ियों पर गूंजते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। शायद इसका कोई मतलब नहीं है, बस किराएदारों में से कोई देख रहा है कि छत पर कोई है या नहीं। और फिर भी यह मुझे डराता है। हाल ही में बहुत अजीब चीजें हुई हैं। हर बार मेरी चिंता चरम सीमा पर पहुंच जाती है। मैं लगातार अपने कंधे के ऊपर मुड़कर पीछे देखती हूं। एमी का मानना है कि मैं बस पागल हो रही हूं और यह सिर्फ मुझ तक ही सीमित नहीं है। शोना डरपोक हो गई है और यह बिल्कुल भी उसके स्वभाव में नहीं है। हाल ही तक वह काफी शांत स्वभाव की थी। आज सुबह मुझे स्नैपचैट पर एक संदेश मिला जब मैं स्थानीय सुपरमार्केट में कन्वेंस्ड मिल्क की कतार के साथ शॉपिंग कार्ट चला रही थी। मिंट वास्तव में तुम्हारा रंग है, मेरे सारंग के रंग का जिक्र करते हुए संदेश में लिखा था। स्क्रीन से नजरें हटाकर मैंने अपने आसपास के खरीदारों को ध्यान से देखा। वे अपने सामान को अलमारियों से उतारने और अपनी गाड़ियां ले जाने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ ही सेकंड में संदेश गायब हो गया, जिससे मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या मुझे वहम हुआ था। लेकिन इस बार गायब होने से पहले मैंने संदेश का स्क्रीनशॉट ले लिया। यह निश्चित रूप से उत्पीड़न का सबूत है, जिसे पुलिस ने मुझे लाने के लिए कहा था ताकि वे जांच आगे बढ़ा सकें। हालांकि मैंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि उन्हें इसे दिखाना है या नहीं। जैसा कि वे कहते हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मेरा चेहरा जल रहा है जब मैं याद करती हूँ
कि कैसे डिटेक्टिव क्राउज ने मजाक में कहा था कि मेरा पीछा करने वाला अगली बार दूध के बजाय ब्रेड का एक टुकड़ा छोड़ेगा। मैं फिर से जोखिम उठाने और मजाक का पात्र बनने के इरादे में नहीं हूं। पुलिस को एक और अस्पष्ट संदेश का स्क्रीनशॉट दिखाकर वे बस इसे नजरअंदाज कर देंगे और वही बहाना पेश करेंगे जैसा पिछली बार किया था। सुपरमार्केट में मिले संदेश की याद मुझे घबराहट में खाली छत को देखने पर मजबूर कर देती है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा पीछा फिर से किया जा रहा है, हालांकि यह मूर्खतापूर्ण है क्योंकि यहां सिर्फ मैं और एमी हैं। वह ऐसी लग रही है जैसे उसने इस दुनिया को छोड़ दिया हो जब वह अपनी कोरल बिकिनी और धूप के चश्मे में लेटी हुई है। उसकी आंखें बंद हैं। मुझे लगता है कि एमी सो रही है जब तक कि वह साइलेंट मोड पर बज रहे अपने फोन तक हाथ नहीं बढ़ाती। वह फोन नहीं देखती, बस कॉल को अस्वीकार कर देती है। कौन है? ब्रेट, वह बड़बड़ाती है। यह 1 घंटे में उसकी पहली आवाज है। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? अभी मैं ब्रेट से बात नहीं कर रही हूं। मैंने सालों तक एमी के साथ अपार्टमेंट शेयर किया है। मैं आमतौर पर उसके अस्थिर रिश्तों के उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं देती, लेकिन ब्रेट बाकी प्रेमियों से ज्यादा टिका है। वह उसे खाना पीना देता है। वह उस पर हद से ज्यादा महंगे तोहफे लुटाता है और उसे आलीशान वीकेंड पर ले जाता है। वह उसकी हर इच्छा को पूरा करती है और एमी इस पर फिदा है। पहली बार जिंदगी में मैं सोच रही थी, क्या वह सुधर पाएगी? तुम ब्रेट से बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं पूछती हूं, अपनी हैरानी छुपाने की कोशिश करते हुए। ये लंबी कहानी है। चलो इस बात पर सहमत होते हैं कि हमारे रिश्ते की एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है। वे पहले से ही कुछ समय से इस दिशा में बढ़ रहे हैं। मैंने ब्रेट को नहीं बताया कि सब खत्म हो गया है, तो तुम कुछ मत कहना। वह विषय बदलती है। तुम्हारी और मार्को की कैसी चल रही है? काफी अच्छी, मैं कहती हूं। अभी भी इस बात से हैरान हूं कि एमी ब्रेट को छोड़ने का सोच रही है। मैं मार्को के बारे में पागल हूं। तुम जानती हो, असल में मेरा गला रुंध जाता है। क्या? मुझे यकीन नहीं है कि वह भी वही महसूस करता है। कभी कभी मुझे लगता है कि वह मुझे अपनी जिंदगी में तभी शामिल करता है जब उसे यह सुविधाजनक लगता है। दूसरे पलों में मुझे उससे ठंडक महसूस होती है। और क्या? एमी करवट लेती है और अपनी कोहनी पर टिकी होती है। वह अपने चश्मे को सिर पर ऊपर उठाती है और मेरी तरफ घूर कर देखती है, जवाब का इंतजार करती है। वह चाहता है कि मैं उसके इन्वेस्टर की पत्नी के बारे में मुफ्त में लिखूं। वह हैंडबैग डिजाइनर है। हमारे स्टाइलिस्ट ने लेख लिखने से मना कर दिया था और मैं उन्हें दोष नहीं देती। एमिली कोई बड़ी डिजाइनर नहीं है। वह एक अच्छी डिजाइनर भी नहीं है। मार्को दुखी हो गया था जब मैंने उसे यह बताया। वह वास्तव में चाहता था कि डैन, उसका इन्वेस्टर, खुश रहे। पहले मैंने खुद को दोषी माना, लेकिन अब मुझे कुछ चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। क्यों? मैं चिढ़ी हुई हूं क्योंकि मार्को ने पहले उम्मीद की थी कि मैं उसकी मदद करूंगी। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं उससे कहती हूं, मैं आज उससे मिल रही हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ कहना चाहिए? एमी अपना चश्मा पहन लेती है, चेहरे के भाव छिपाते हुए। लिव, मैं कुछ भी कहने की योजना नहीं बना रही थी, लेकिन कहूंगी, तुम मार्को के साथ अपना समय बर्बाद कर रही हो। ये रिश्ते कभी किसी काम नहीं आएंगे।
उससे अलग हो जाओ, अपने लिए नया लड़का ढूंढो। क्या तुम उसे थोड़ा कम पसंद करती हो? क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मैं उसके प्रति केवल इसलिए पक्षपाती हूं क्योंकि मेरा मानना है वह तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारे उथल पुथल भरे खानाबदोश बचपन के बाद तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो स्थिर और भरोसेमंद हो। तुम्हारी माँ ने लगातार पतियों को बदला। हर ब्रेकअप के बाद तुम लोग घोर गरीबी में चले जाते थे। तुम्हें चाइल्ड केयर सेवाएं ले जाती थी जब वह नशे में धुत हो जाती थी। उन सभी गंदगी की तो बात ही छोड़ो जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। यह सब बुरा है। क्या असर पड़ता है? कैसा असर पड़ता है? खैर, एमी कहती है, सावधानी से शब्द चुनते हुए। शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि तुम लोगों को पहचानने में बहुत खराब हो। तुम गेहूं को भूसे से अलग नहीं कर पाती। तुम्हें लगता है कि मार्को एक बुरा इंसान है, वह एक हरामी है। मुझे गलत मत समझना, यह सामान्य है तब तक जब तक लड़की समझ ले कि वह किस मुसीबत में फंस रही है। तुम नहीं समझती, उसने जोर दिया। सुनो, मार्को जो कुछ भी करता है वह शाब्दिक अर्थों में उसका पेशा है, एक सौदागर। वह रुकती है यह देखकर कि मुझे चोट पहुंची है। लिव, तुम किसी ऐसे व्यक्ति के हकदार हो जो तुमसे प्यार करे क्योंकि तुम हो, न कि इसलिए कि तुम उसके लिए क्या कर सकती हो। क्या ऐसा कोई इंसान मौजूद भी है, एमी? क्योंकि अगर है तो मुझे यकीन है कि मैं अभी तक ऐसे आदर्श इंसान से नहीं मिली हूं। मिलोगी, लेकिन तब नहीं अगर तुम अपना समय मार्को जैसे लोगों पर बर्बाद करना जारी रखोगी। मैं जानती हूं कि तुम मुझे केवल सबसे अच्छा चाहती हो, एमी, लेकिन मैं मार्को से प्यार करती हूं, उसकी खामियों और बाकी सब चीजों के साथ। वह कई मायनों में अद्भुत है। मैं उसे इस उम्मीद में छोड़ने वाली नहीं हूं कि मुझे उससे बेहतर कोई मिल जाएगा तो फिर मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। वह कहती है और मुड़कर अपने पेट के बल लेट जाती है। वह अपनी ब्रा की डोरी खोलती है ताकि कोई सफेद निशान न बचे। कुछ समय बाद मुझे गर्मी के कारण प्यास महसूस होती है। मैं अपना सामान समेटती हूँ और अपार्टमेंट में नीचे जाती हूँ, मार्को के साथ हमारी साइकिल की सवारी के लिए तैयार होने के लिए। मैं एमी नहीं हूं, वह नीचे आएगी जब तैयार होगी। आधे रास्ते में मुझे एहसास होता है कि मैंने अपनी स्ट्रॉ हैट छत पर छोड़ दी है। मैं वापस धातु की सीढ़ियों पर चढ़ती हूँ और छत का दरवाजा धक्का देती हूँ। मुझे यहाँ आने पर असहनीय गर्मी की लहर का सामना करना पड़ता है। एमी दीवार के सहारे अपनी पीठ लगाकर मेरे सामने खड़ी है, ईस्ट रिवर की ओर देख रही है और फोन पर बात कर रही है। वह ध्यान नहीं देती कि मैं उसकी ओट से अपनी टोपी उठा रही हूं जो पहले वहीं पड़ी थी। तुम्हें उसे बताना चाहिए। एमी अपनी बात बीच में ही रोक देती है जब उसे एहसास होता है कि वह अकेली नहीं है। वह मुड़ती है और देखती है कि मैं छत पर खड़ी हूं, अजीब तरह से अपनी टोपी को अपने पेट से दबाए हुए। मैं अपनी स्ट्रॉ हैट भूल गई थी, मैं धीरे से कहती हूं। मेरे फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है जब मैं हमारे अपार्टमेंट का सामने का दरवाजा खोलती हूं। कौन है? मैं पूछती हूं। तुम्हारा साथी। बताइए आप कौन हैं, वरना मैं फोन रख दूंगी अभी। रूखेपन का कारण है। मुझे लगता है कि फोन पर यह आवाज उस पीछा करने वाले की है जिसके अस्तित्व पर पुलिस विश्वास नहीं करती। ये क्यों है? आप लोग प्रदर्शनी के लिए मुझसे संपर्क करने के लिए कह रहे थे, वह कहता है, मेरे शत्रुतापूर्ण लहजे से हैरान होकर। वह कलाकार जिसकी परेशान करने वाली प्रदर्शनी में
मैं उस सप्ताह गई थी। उसने मुझे चौंका दिया। मैं किचन कैबिनेट में पड़ा पेन और नोटबुक पकड़ती हूँ। मुझे उम्मीद थी कि यह नियत समय पर एक औपचारिक साक्षात्कार होगा। इसके बजाय उसने अचानक मुझे फोन किया और मुझे हिलाकर रख दिया। दिलचस्प। क्या यह जानबूझकर था? क्या आपको प्रदर्शन पसंद आया? यह निश्चित रूप से अद्वितीय था। मैं जवाब देती हूँ, गोदाम में उस पागल प्रदर्शनी को याद करते हुए। क्या इसका कोई नाम है? मैं किचन सिंक के पास खड़ी होकर खिड़की से बाहर देख रही हूं। मिरर 4, वह जवाब देता है, यह शो का नाम है। नाम मुझे हैरान करता है। मुझे याद नहीं कि वहां कोई दर्पण थे। मैंने जो कुछ भी देखा वह कुर्सी से बंधी महिला जिसके मुंह में गैग था और सिर पर बोरी थी। मुझे याद है कि उसके कपड़े फटे हुए थे। यह दर्पण से जुड़ी किसी चीज की तुलना में भयावहता का प्रदर्शन अधिक था। इस नाम का क्या मतलब है? प्रदर्शनी वह है जिसे मैं 4 आयामी दर्पण कहता हूं। वह धीरे से कहता है, यह एक रूपक दर्पण है जो मेरे दर्शकों को दिखाता है कि वे वास्तव में कौन हैं। यानी अच्छे, बुरे, सामान्य, शायद सब कुछ एक साथ। आमतौर पर प्रदर्शन कला में कलाकार खुद मेरे अनुभव का हिस्सा होता है। इस प्रदर्शनी में आपकी भूमिका क्या है? मैं एक पर्यवेक्षक हूं। मैं अनुभव आयोजित करता हूं और फिर पीछे हटकर देखता हूं क्या होगा। यह दर्शक तय करते हैं। वे कर सकते हैं जो चाहे करें। महिला को कैंची से मुक्त करें, उसे चाकू से काटें या चले जाएं जैसा कि आपने किया। लिव, मैं नहीं गई थी। मैंने देखा और फिर चली गई। मैं अपने बचाव में कहती हूं, बस देखना काफी नहीं है। कुछ ना करना, यह भी कुछ करना ही है। निष्क्रियता के अपने परिणाम होते हैं। मैं अपनी आंखें घुमाती हूं, आभारी हूं कि हम केवल फोन पर बात कर रहे हैं और वह मुझे देख नहीं सकता। मेरे नजरिए से क्यू का प्रयोगात्मक संवेदी अनुभव एक अनाड़ी सामाजिक टिप्पणी से ज्यादा कुछ नहीं है। ये मूर्खतापूर्ण है और मुझे उदासीन छोड़ देता है। बेशक मैं उसे यह बताने के लिए बहुत विनम्र हूं। इसके बजाय मैं उससे उस चीज के बारे में बताने के लिए कहती हूं जिसने उसे काम करने के लिए प्रेरित किया। बाइबल किस अर्थ में? क्या मानवता के लिए सबसे बड़ा दिव्य उपहार। मैं धर्म के बारे में अपने सीमित ज्ञान को खंगालती हूं। 10 आज्ञाएं। किचन की खिड़की से मैं देखती हूं कि सड़क पर एक सफेद वैन पार्क हो रही है। इंजन बेकार में जोर से चल रहा है जब तक कि ड्राइवर कार से बाहर निकलकर सड़क पार करके इमारत में नहीं घुस जाता। स्वतंत्र इच्छा, लिव, वह मुझे टोकता है। उत्पत्ति की किताब, अध्याय 2। भगवान आदम को सेब न खाने के लिए कहते हैं। आदम के पास विकल्प है। वह भगवान के आदेश का पालन कर सकता है कि सेब न खाए, या वह अपनी स्वतंत्र इच्छा व्यक्त कर सकता है और इसे खा सकता है। उसने दूसरा विकल्प चुना। मैं समय देखती हूं। मुझे तैयार होना है, वरना मैं मार्को के साथ सवारी के लिए देर कर दूंगी। आदम की कहानी आपकी प्रदर्शनी से कैसे संबंधित है? मैं थोड़ा बेसब्री से पूछती हूँ, जबकि मैं बेडरूम की ओर जाकर टी शर्ट और लेक्रस शॉर्ट्स निकालती हूँ। आपके पास विकल्प था, लिव। आपके पास स्वतंत्र इच्छा थी। आप मेरी प्रदर्शनी में महिला को मुक्त कर सकती थी। इसके बजाय आप हट गईं। क्यों? प्रदर्शनी पर इसे मत छुओ का साइन था। मैं नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहती थी। तो आप चली गईं? एक बेवकूफ नियम के कारण? हाँ। निष्क्रिय पर्यवेक्षक भी उतने ही दोषी हो सकते हैं।
जितने अपराधी शायद वास्तविक जीवन में, मैं कहती हूं, इस मामले में ये एक कला प्रदर्शनी थी। सब कुछ असली नहीं था। रस्सियां, टेप, गैग, ये सब असली था। उसकी आवाज आहत लगती है। महिला, वह एक असली महिला थी, एक असली कुर्सी से बंधी हुई, असली नसों में खून के साथ। हथौड़ा असली था, रस्सियों की तरह। आप हथौड़े से कांच के बक्से को तोड़कर कैंची निकाल सकती थीं, ताकि बंधनों को काटा जा सके और उसे आजाद कर सकें। इसके बजाय आप उसे छोड़कर चली गईं। वह सही है, मुझे महिला को मुक्त करना चाहिए था। उसके आरोप से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा मतलब है, उसकी प्रदर्शनी ने मुझे उसकी यथार्थवाद से डरा दिया था। मैंने सोचा कि यह प्रदर्शन का हिस्सा है। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास अपनी भूमिका है। सबकी अपनी भूमिकाएं होती हैं। कभी कभी हमें यह पता नहीं होता जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। आपने चुनाव किया, लिव। हर चुनाव के परिणाम होते हैं। मैं बेडरूम में जाकर खिड़की से बाहर देखती हूँ। वैन का ड्राइवर सामने वाली इमारत से बड़े बक्से के साथ बाहर निकलता है। वह वैन का दरवाजा खोलता है और बक्से को पिछली सीट पर रखता है। फिर दरवाजा बंद करके ड्राइवर की सीट पर जाता है। वैन का इंजन क्लिक करता है और कराहता है। जब गाड़ी वहां से निकलती है, ऐसा लगता है कि वही आवाज फोन से आ रही है, जैसे क्यों मेरी सड़क पर खड़ा हो। मैं खिड़की से बाहर झांकती हूँ। नीचे एक युवा जोड़े के अलावा किसी को देखने की उम्मीद में, जो कुत्ते को टहला रहा है। जब क्यू का फोन कॉल समाप्त होता है, स्क्रीन पर एक संदेश उभरता है। यह मार्को से है। काम आ गया है। मैं तुम्हारे साथ साइकिल पर नहीं जा पाऊंगा। संपर्क में रहेंगे। ये अपने आप में एक ढीठ संदेश है, जिसे किसी व्यावसायिक सहयोगी को भेजा जा सकता है, न कि किसी लड़की को। मैं एमी के मार्को के बारे में कहे गए शब्दों को याद करती हूँ और सोचती हूँ, क्या वह सही नहीं है? अध्याय 40, बुधवार, 16:36। आपकी अपॉइंटमेंट सुबह तय की गई थी, अस्पताल का प्रशासक कहता है जब मैं उसे अपना नाम बताती हूँ। वैसे डॉक्टर ब्रेनर ने शेड्यूल में आपको शामिल करने के निर्देश दिए थे। आप चाहे जिस समय आए। वह जोड़ती है, इससे पहले कि मैं देर होने के लिए माफी मांग सकूं। वह आपको देखेगा जब वह वर्तमान रोगी के साथ समाप्त कर लेगा। वह मुझे वेटिंग एरिया में बैठने के लिए कहती है, जहां कुछ सी ग्रीन रंग की कुर्सियां मैट ग्लास की दीवार के साथ पंक्ति में खड़ी हैं। समय का धीमा बीतते जाना मुझे एक अर्धचेतन अवस्था में ले जाता है। डेस्क पर फोन की तेज और अचानक घंटी इसे तोड़ देती है। आप अंदर जा सकते हैं, प्रशासक मुझे आमंत्रित करती है। डॉक्टर ब्रेनर की आंखें उनके चांदी के फ्रेम वाले चश्मे के लेंस से बड़ी दिखाई देती हैं। वह मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछता है। मैं हिचकिचाते हुए उसके डेस्क के पास वाली कुशन वाली कुर्सी पर बैठ जाती हूँ और जवाब देती हूँ कि सब सामान्य है। यह झूठ है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर से मैं सामान्य दिखती हूँ। इसे ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या ऐसा नहीं है? क्या टेड आज नहीं आ सका? वह पूछता है। मुझे बहुत उम्मीद थी कि वह हमारे साथ जुड़ पाएगा, ताकि हम आपके उपचार की योजना पर चर्चा कर सके। वह मुझे घूरकर देखता है, बिना पलक झपकाए मेरे जवाब का इंतजार करता है। काम पर कुछ हो गया था। उसने माफी भेजने के लिए कहा था। मैं झूठ बोलती हूँ। मैं यह स्वीकार करने में बहुत शर्मिंदा हूं कि मुझे नहीं पता कि टेड कौन है। मैं यहां सिर्फ इसलिए आई क्योंकि
मुझे उस भयानक बेसमेंट अपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट की पर्ची मिली थी। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि अगर मैं इस न्यूरोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट के लिए आऊं तो वह मुझे बता पाएगा कि मेट्रो में जागने के बाद से सब कुछ सपने के टुकड़ों जैसा क्यों लग रहा है। डॉक्टर ब्रेनर फिर से बोलता है। मैं उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हुए उसके मुंह की ओर देखती हूं। क्या आप अपने साथ अपना जर्नल या कोई नोट्स लेकर आए हैं जो आपने पिछली बार मुझे दिखाए थे? मैं अपने साथ कुछ नहीं लाई। मैं जवाब देती हूँ, फिर से नहीं समझ पा रही हूँ कि वह किस बारे में बात कर रहा है। वह कुछ और कहना चाहता है, लेकिन स्पष्ट रूप से अपना विचार बदल लेता है, क्योंकि वह अजीब तरह से खांसता है और डेस्क पर पेपरवेट के साथ पेन लेता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप निम्नलिखित 3 वस्तुओं को याद रखें: लाल फूल, नीली कार और टेनिस बॉल। क्या आप उन्हें याद रख सकती हैं? बिल्कुल, मैं जवाब देती हूं। मेरी नजर डॉक्टर की शादी की अंगूठी की चमक पर केंद्रित है जब मैं उन शब्दों को याद करती हूं। डॉक्टर ब्रेनर के कंप्यूटर पर मेरी मेडिकल फाइल खुली है। मैं कुर्सी पर हिलती हूं, बेहतर तरीके से देखने के लिए, लेकिन मैं अभी भी बहुत दूर हूं, धुंधले शब्दों के अलावा कुछ भी देखने के लिए। मेरे पास एमआरआई के परिणाम हैं, वह कहता है। वह लैपटॉप को मेरी दिशा में मोड़ता है ताकि मैं स्क्रीन पर अपने दिमाग की छवि देख सकूं। मस्तिष्क को किसी भी जैविक क्षति का कोई संकेत नहीं है। स्कैन में कुछ भी पता नहीं चला। यह अच्छी खबर है, बहुत अच्छी, वह जोर देता है। डॉक्टर ब्रेनर मुझे जांच टेबल पर ले जाता है। मैं उस पर बैठती हूं, अपने पैर लटकाकर। जब वह मेरी मोटर कौशल और सजगता और मांसपेशियों की ताकत की जांच करने के लिए सभी संभावित परीक्षणों का उपयोग करता है। समाप्त करने के बाद वह हर आंख में पतली टॉर्च से रोशनी डालता है और मुझे रोशनी का पीछा करने के लिए कहता है। आज तारीख क्या है? वह सवाल पूछता है, टॉर्च बंद करने की क्लिक के साथ। मैं उसे तारीख बताती हूँ। मुझे यह उस अखबार से याद है जो मैंने पहले न्यूज़ स्टैंड में देखा था। वह मुझसे पूछता है कि पिछले 5 राष्ट्रपतियों के नाम क्या थे। मैं और अधिक बताती हूँ और निक्सन तक पहुंच जाती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने पहले किन 4 वस्तुओं को याद रखने के लिए कहा था? वह पूछता है जब मैं फिर से उसकी मेज के पास कुर्सी पर बैठती हूँ। 3 वस्तुएं, लाल फूल, नीली कार और टेनिस बॉल। बहुत अच्छा। वह अपनी घूमने वाली कुर्सी पर मेज की तरफ मुड़ता है और कुछ टाइप करता है और फिर वापस मेरी तरफ मुड़ता है। क्या आप अभी भी कैफीन की गोलियां और नार्कोलेप्सी की दवाएं ले रहे हैं ताकि सो न जाएं? मैं उसकी पैनी नजर में सिमट जाती हूं जब मुझे बेसमेंट अपार्टमेंट में कचरे के थैले में नोडोज गोलियों के ढेर याद आते हैं, जहां मैं स्पष्ट रूप से रहती हूं। अब नहीं। बहुत बढ़िया। मुझे खुशी है कि आपने मेरी सलाह का पालन किया। वह सहमति में सिर हिलाता है। मैं अपने हाथों को अपने शरीर के करीब लाती हूं ताकि वह त्वचा पर लिखे उन संदेशों को न देख सके जो मुझे न सोने का आदेश देते हैं। हालांकि मुझे संदेह है कि उसने उन्हें पहले ही देख लिया है। क्या आपको याद है कि आप मेरे पास क्यों आए थे? हाँ, मैं आत्मविश्वास से जवाब देती हूं, हालांकि मुझे कोई अंदाजा नहीं है। वह चुप रहता है, मेरी ओर से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है। सिरदर्द का एक हल्का सा झटका मुझे एक विचार देता है। मैं आपके पास माइग्रेन की वजह से आई थी। मेरी आवाज उम्मीद के साथ ऊपर उठती है। केवल माइग्रेन की वजह से? बिल्कुल। मैं अपनी आवाज में विश्वास जोड़ने की कोशिश करती हूं।
वह अपनी आवाज को ऊंची पिच पर ले जाता है। हम दोनों जानते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूं। क्या याददाश्त की समस्याएं हैं? वह एक सुराग वाला सवाल पूछता है। मेरी याददाश्त ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने आपके सभी सवालों के जवाब पूरी तरह से दिए हैं, मैं कहती हूँ। उसकी आंखें चश्मे के पीछे चौड़ी हो जाती हैं। वह पेन से क्लिक करता है और अपनी काली कुर्सी पर आगे की ओर झुकता है। लिव, आप मेरे पास माइग्रेन के लिए नहीं आए, बल्कि याददाश्त की समस्याओं के लिए आए थे। ए थे। किन समस्याओं के लिए? मैं जवाब सुनने से डरती हूँ। मुझे उस अपार्टमेंट में फोन कॉल याद है। कॉलर ने कहा था कि मैं भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ जब मैं सोती हूँ। क्या संभव है कि वह सच बोल रहा था? और अगर वह इस बारे में सही था, तो बाकी सबके बारे में भी सही हो सकता है। ऐसा लगता है कि आपको वह है जिसे मैं डिसोसिएटिव फ्यूग कहता हूँ। यह भूलने की बीमारी का एक दुर्लभ रूप है, डॉक्टर मुझे बताता है। अमनेशिया शब्द हवा में लटक जाता है। यह उन अजीब घटनाओं की व्याख्या करता है जो आज मेरे साथ हुई हैं। मुझे यह कब से है? मुझे यकीन नहीं है। ये मेरे साथ आपका केवल दूसरा सत्र है। हम अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एमनेसिया, स्मृति लोप, कैसे हो सकता है? मुझे अपने जीवन के बारे में बचपन तक की बहुत सी बातें याद हैं। आपको क्या याद है? खैर, उदाहरण के लिए, मैंने स्कूल के नाटक में ओफेलिया की भूमिका निभाई थी। यह 10 साल से अधिक पहले की बात है और मुझे अभी भी अपनी पंक्तियां शब्द दर शब्द याद हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह कहते हैं, हमारा दिमाग बहुत जटिल है। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में एक अलग तंत्र अवरुद्ध है। आप हैमलेट के संवाद को याद रख सकते हैं, लेकिन यदि आप हमारी बातचीत का लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, तो आप यह याद नहीं रख पाएंगे कि हमने क्या बात की थी जब आप अगली बार जागेंगे। आप मुझे याद नहीं रख पाएंगे। आप याद नहीं रख पाएंगे कि आप यहां थे। जो कुछ भी आज हुआ, आप उसे याद नहीं रख पाएंगे। कुछ भी नहीं। इसका कारण क्या हो सकता है? मुझे पक्का नहीं पता। टेड लंदन में पूछताछ करने वाला था ताकि इस बारे में पता चल सके, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसका संबंध आपके नींद के चरणों से है। जब भी आप सोती हैं, आप जागती हैं और आपको अपने हालिया अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। मैं दफ्तर की खिड़की से आ रही तेज धूप को देखती हूँ और अपने विचारों में खो जाती हूँ। मैंने अपनी यादों का इतना बड़ा टुकड़ा खो दिया है। इससे मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने कुछ खो दिया हो, जैसे कि कोई अंग या आंख खो दी हो। लिव, लिव, डॉक्टर ब्रेनर शायद मुझसे बात कर रहे थे। मैंने कुछ नहीं सुना। क्या आपके कोई सवाल है? इसीलिए मैं इतनी कॉफी पी रही हूं और नोडोस की गोलियां ले रही हूं। मैं पूछती हूं, उस भयानक अपार्टमेंट के फ्रिज के बारे में सोचती हूं जो एनर्जी ड्रिंक्स से भरा था। मैं खुद को सोने नहीं दे रही ताकि मैं भूल ना जाऊं। मुझे लगता है, हाँ, वह कहते हैं, अवचेतन रूप से आप जानती होंगी कि सोने के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगी। इसलिए आप नींद से जितना हो सके लड़ने की कोशिश कर रही हैं। नार्कोलेप्सी की दवाएं, कैफीन की गोलियां, तिगुनी ताकत वाली कॉफी, आप वह सब कुछ ले रही हैं जो आपको सोने नहीं देगा। एक तरह की स्वनिर्मित अनिद्रा। कभी कभी आप 24 घंटे या उससे अधिक नहीं सोती। वह कहते हैं, मुझे संदेह है कि यह आपके दिमाग में सेरोटोनिन के स्तर को प्रभावित करता है। कम सेरोटोनिन
जो मूड को नियंत्रित करता है, आपकी फ्यूग विस्मृति की अवस्था का एक कारण हो सकता है। यह एक दुष्चक्र जैसा लगता है। मैं जितनी देर जागती हूँ, यही मेरी याददाश्त को उतना ही प्रभावित करता है। यह वास्तव में एक दुष्चक्र है। यदि आप ठीक होना चाहती हैं, तो आपको इसे तोड़ना होगा। वे कुछ लिख रहे हैं जो नुस्खे प्रिस्क्रिप्शन के पन्ने जैसा दिखता है और मुझे पकड़ाते हैं। मैं उम्मीद कर रही थी कि यह दवा का नुस्खा होगा। इसके बजाय उन्होंने किसी और डॉक्टर का नाम लिखा है। मनोचिकित्सक? मैं आश्चर्य से ऊपर देखते हुए कहती हूँ, डॉक्टर रोजेन याददाश्त की समस्याओं के विशेषज्ञ हैं। आपकी बीमारी की परिस्थितियों और इस तथ्य को देखते हुए कि हम स्कैन में मस्तिष्क क्षति के कोई संकेत नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मेरा मानना है कि यह समस्या मनोवैज्ञानिक प्रकृति की है। हम डॉक्टर रोजेन के साथ अक्सर जटिल समस्याओं पर काम करते हैं। वह अपना हाथ उठाते हैं, जैसे जानते हो कि मैं मना करूंगी। हमें यह समझने की जरूरत है कि आपका याददाश्त विकार किस कारण हुआ। फ्यूग, जो जैविक कारणों से नहीं होते, आमतौर पर आघात, ट्रॉमा, गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात का परिणाम होते हैं। डॉक्टर रोजेन इस आघात की पहचान करने और उस पर काम करने में मदद कर सकते हैं। आघात? कौन सा आघात? मैं हैरान हूं। वे रुकते हैं, जैसे सोच रहे हों कि इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब क्या होगा। आपको इस बारे में डॉक्टर रोजेन के साथ चर्चा करनी चाहिए। मैं कानों में गूंजती बिजली की गड़गड़ाहट के कारण उन्हें मुश्किल से सुन पा रही हूं, जब तक कि वह इतनी तेज नहीं हो जाती कि मैं अपने हाथों से अपने कान बंद करना चाहती हूं और चिल्लाना चाहती हूं। जब यह रुकती है, मुझे एहसास होता है कि मैं रो रही हूं। डॉक्टर ब्रेनर मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। वे मुझे बता रहे हैं कि उनकी सेक्रेटरी टेड को फोन करेगी ताकि वह आए और मुझे ले जाए। वे कहते हैं कि वे नहीं चाहते कि मैं अकेली रहूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि टेड कौन है। मैं इतना धीरे बोलती हूं कि केवल मैं ही खुद को सुन सकती हूं। उनकी आश्वस्त करने वाली आवाज मुझे ढंक लेती है, जब तक कि मैं प्रतीक्षा क्षेत्र में कुर्सी पर नहीं बैठ जाती, यह सुनते हुए कि कैसे गलियारे में आगे एक बच्चा बाल चिकित्सा प्रक्रिया कक्ष में चिल्ला रहा है। सेक्रेटरी, डॉक्टर ब्रेनर की सेक्रेटरी मेरे पास घुटनों के बल बैठती है और टिश्यू का डिब्बा बढ़ाती है। मैंने टेड के लिए एक संदेश छोड़ दिया है, वह कहती है। मुझे यकीन है कि वह बहुत जल्द कॉल बैक करेगा। तब तक डॉक्टर ब्रेनर ने डॉक्टर रोजेन से कहा है कि वह नीचे आए और आपसे बात करे जब वह अगले मरीज के साथ काम खत्म कर लेंगे। प्रतीक्षा क्षेत्र में घड़ी की सुई मानो रुक गई है। मैं अब और इंतजार बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपनी जगह से उठती हूँ और एडमिनिस्ट्रेटर के काउंटर पर झुकती हूँ, यह पूछने के लिए कि क्या हो रहा है। मैंने अभी टेड के लिए एक और संदेश छोड़ा है। उनकी ऑटोमेटिक मशीन कह रही है कि अगर वह फोन नहीं उठा रहे हैं तो शायद वह मीटिंग में है। मुझे यकीन है वह जल्द ही कॉल बैक करेंगे। शायद आपके पास उनका गलत नंबर है। क्या मैं जांच कर सकती हूँ? मैं इस रहस्यमय टेड के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हूँ, जो जाहिरा तौर पर एक रिश्तेदार के रूप में दर्ज है। क्या यह उनका फोन नंबर है? वह पूछती है, कंप्यूटर स्क्रीन को घुमाते हुए ताकि मैं उसे पढ़ सकूं। मैं फोन नंबर को नहीं पहचानती, हालांकि पता वह बिल्कुल अलग मामला है। अध्याय 42, बुधवार, 17:08। जब डिटेक्टिव जैक लावेल
ब्रुकलिन में दोपहर के ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे थे। वे और डिटेक्टिव हैलिडे जानकारी के उन टुकड़ों का अध्ययन कर रहे थे जिन्हें उन्होंने उस मामले के लिए अब तक एकत्र किया था। यह बहुत सरल है, लावेल ने कहा। लिव रीड्स गुस्से में थी। उसने अपने पूर्व पति टेड कोल को मार डाला और भाग गई। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, अन्य सभी संदिग्धों को बाहर करके, हैलिडे ने दावा किया। टेड का मानना था कि लिव रीड्स खतरे में है, इसीलिए वह उसे एक सुरक्षित घर में ले गया। हो सकता है जिस व्यक्ति से वह उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, उसने उन दोनों को ढूंढ लिया और टेड को मार डाला। यदि ऐसा है तो उसने उसे क्यों नहीं मारा? लावेल ने पूछा। मुझे नहीं पता, हैलिडे ने सोचा। मैं अभी भी मानती हूं कि लिव रीड्स खतरे में है। हो सकता है उसने यह कहानी बनाई हो, लावेल ने सुझाव दिया। उसे ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है? हो सकता है टेड ने अपनी मंगेतर से झूठ बोला हो कि उसकी पूर्व पत्नी खतरे में है, ताकि वह इस तथ्य को छिपा सके कि उसने एलिजाबेथ की पीठ पीछे उसके साथ समय बिताने के लिए अपार्टमेंट किराए पर लिया था। यदि टेड और लिव के बीच चक्कर चल रहा था तो टेड एलिजाबेथ को कुछ भी क्यों बताता? हैलिडे ने आपत्ति जताई। झूठ क्यों नहीं बोला कि वह देर तक काम कर रहा है या बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है? नहीं, उसने अपना सिर हिलाया। टेड ने एलिजाबेथ को सच कहा था। उसे धोखा देने का कोई कारण नहीं था। वह वास्तव में लिव की भलाई के लिए चिंतित था। हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि क्यों। हमारे संसाधन असीमित नहीं हैं, लावेल ने टिप्पणी की। अभी हमारे पास एक संभावित संदिग्ध है और वह संदिग्ध लिव रीड्स है। उसने पता लगा लिया कि उसका पूर्व पति शादी कर रहा है। इससे उसे दुख हुआ। उसने लंदन में अपना पूरा जीवन समेट लिया और न्यूयॉर्क चली आई। हम यह निश्चित रूप से जानते हैं, गुस्सा और विश्वासघात। लिव रीड्स के पास हत्या के लिए बहुत ही ठोस मकसद था। हर कोई जिसके पास मकसद होता है वह हत्या नहीं करता, हैलिडे ने टिप्पणी की। यह सच है, लेकिन उसके पास मकसद से कहीं बढ़कर कुछ था। मकसद पहेली का आखिरी टुकड़ा था। लिव रीड्स के पास अवसर था। वे दोनों इससे सहमत हैं। सीसीटीवी फुटेज ने दिखाया कि वह अपराध स्थल से कैसे निकली। उसके पास साधन भी थे। टेड कोल की नींद में हत्या कर दी गई थी, संभवतः नींद की दवा मिली हुई वाइन पीने के बाद। लिव की उंगलियां वहां थीं। आपने कॉल के बगल वाले तकिए पर लंबे काले बाल देखे थे। सबसे अधिक संभावना है लिव रीड्स हत्या की रात उसके बिस्तर में थी, लावेल ने कहा, हैलिडे के अपनी बात पर अड़े रहने से गुस्सा होकर। और हम जानते हैं कि लंदन में उसे मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं थीं। वह एक मनोरोग विशेषज्ञ के पास थी। उसकी सहकर्मी सहमत थी कि अनिद्रा उसे विक्षिप्त बना सकती है। मैं मानती हूं कि सब कुछ लिव रीड्स के खिलाफ जाता है, हैलिडे ने हार मानते हुए कहा। मुझे जिद्दी कहें, लेकिन मैं अभी भी निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता रखती हूं। सभी तथ्य लावेल के सिद्धांत का समर्थन कर रहे थे। लिव रीड्स सभी पापों में दोषी लग रही थी, लेकिन हैलिडे को ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ मिस कर रही है। उसने विंडशील्ड के बाहर देखा, यह समझने की कोशिश कर रही थी कि उसे किस चीज ने इतना परेशान किया कि वह इस काल्पनिक संभावना पर गंभीरता से विचार करने लगी कि किसी और ने हत्या की है। आप कुछ शांत हो गई हैं। कुछ समय बाद लावेल ने टिप्पणी की, क्योंकि हम कुछ मिस कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? लावेल ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मुझे नहीं लगता कि सब कुछ उतना स्पष्ट है जितना दिखता है।
यह सच है कि सभी सबूत लिव रीड्स की ओर इशारा करते हैं। कारण है यह मानने के कि वह हमारी मुख्य संदिग्ध है। हेलिडे ने स्वीकार किया। हाँ, मुख्य। तो फिर आप इससे आश्वस्त क्यों नहीं हैं? मैं चिंतित हूं, हेलिडे ने समझाया। हमारे पास पहेली के केवल कुछ टुकड़े हैं। इसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उभरता हुआ पैटर्न वैसा नहीं है जैसा कि वह वास्तव में है। हेलिडे पहेलियों के बारे में कुछ चीजें जानती थी। जब वह सेना से बाहर आई और कई सालों के बाद युद्ध के साथियों की करीबी कंपनी में बिताने के बाद भावनात्मक अलगाव की भावना का सामना किया, उसने अपने दिमाग को व्यस्त रखने के लिए जटिल पहेलियां जोड़ना शुरू कर दिया। दिग्गजों के सलाहकार ने इसे तनाव दूर करने और उपलब्धि की भावना प्राप्त करने की रणनीति के रूप में सुझाया था। इसने उसे उस अवसाद के गड्ढे से बाहर निकलने में मदद की जिसमें बहुत से दिग्गज नागरिक जीवन में संक्रमण के दौरान गिर जाते हैं, विशेष रूप से वे जैसे वह जिन्होंने सेवा का अधिकांश हिस्सा हॉटस्पॉट युद्ध क्षेत्रों में बिताया था। हेलिडे ने फोन निकाला और इंटरनेट पर लंदन के सेंट विंसेंट अस्पताल का नंबर ढूंढ लिया। लंदन में रात के 11 बज चुके थे जब उसे टेलीफोन ऑपरेटर ने जवाब दिया। हेलिडे ने डॉक्टर स्टैनहॉप लिव रीड्स के मनोरोग विशेषज्ञ का नंबर मांगा। मैं न्यूयॉर्क पुलिस से हूं, उसने समझाया। मुझे डॉक्टर स्टैनहॉप से तुरंत बात करने की जरूरत है। उनकी एक मरीज के बारे में, वह गंभीर खतरे में हो सकती है। ऑपरेटर ने उसे डॉक्टर का मोबाइल नंबर दे दिया। हेलिडे ने तुरंत उसे डायल किया, यह उम्मीद करते हुए कि वह शाम को फोन चालू रखते हैं। स्टैनहॉप, नींद भरी भारी आवाज आई। क्षमा करें कि आपको इतनी रात को परेशान कर रही हूं डॉक्टर। मैं न्यूयॉर्क से एक डिटेक्टिव हूं। मैं आपकी एक मरीज लिव रीड्स से संबंधित एक मामले की जांच कर रही हूं, हेलिडे ने कहा। उसकी बेडशीट में सरसराहट हुई जब वह बिस्तर से बाहर निकल रहे थे। लिव रीड्स यहां न्यूयॉर्क में है। मैं उसे खोजने वाली डिटेक्टिव टीम में से हूं। अस्पताल की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि आप संभवतः मुझसे संपर्क करेंगे, डॉक्टर ने जवाब दिया। मुझे उम्मीद है आप समझती हैं कि मैं उसके बारे में जो बता सकता हूं उसे लेकर मैं काफी सीमित हूं। मरीजों के बारे में कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं चर्चा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं। डॉक्टर, मरीज की गोपनीयता, आप समझती हैं, मेरा मानना है कि वह खतरे में हो सकती है। मुझे उम्मीद है यह उसके बारे में बात करने में मुझे कुछ स्वतंत्रता देगा। तो यह हुआ कि मुझे पता है कि उसे किसी तरह का एमनेसिया है और मुझे इस पर आपका दृष्टिकोण जानने में दिलचस्पी है। चिकित्सीय गोपनीयता, यह एक दुर्लभ बीमारी है, डिसोसिएटिव फ्यूग का एक प्रकार। केवल एक हमले के बजाय लिव एक श्रृंखला का अनुभव, दोहराए जाने वाले फ्यूग हमलों का। वे हर बार शुरू होते हैं जब लिव जागती है और समाप्त होते हैं जब वह सोती है। स्पष्ट करें डॉक्टर, मैं चिकित्सीय शब्दों को बहुत अच्छी तरह नहीं समझती, हेलिडे ने कहा। डिसोसिएटिव फ्यूग से आपका क्या मतलब है? यह एमनेसिया का एक प्रकार है जिसका मनोवैज्ञानिक कारण होता है, आमतौर पर आघात के कारण, और इसमें काफी असामान्य विशेषताएं शामिल होती हैं। कौन सी? एक व्यक्ति दर्दनाक अनुभव के बाद अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करता है। वही महसूस नहीं करता कि समय बीत गया है। हमारे पास ऐसे मामले थे जब डिसोसिएटिव फ्यूग वाले लोगों ने नए नाम ले लिए, नई जिंदगी शुरू कर दी। कभी कभी वे दूसरे उच्चारण में या दूसरी भाषा में बात करने लगते थे। वह रुक गए ताकि
उनके शब्द समझे जा सके। आपने शायद लेखकों के बारे में सुना होगा। बेशक, हैलिडे ने कहा। 1926 में, उसके बाद कि उसे पता चला कि उसके पति का चक्कर चल रहा था, क्रिस्टी गायब हो गई। पुलिस ने स्थानीय झील को छान मारा, यह मानते हुए कि वह डूब सकती थी। हजारों स्वयंसेवकों ने उसे ग्रामीण इलाके में तलाशा। इस बीच एक महिला, जिसने दावा किया कि वह केप टाउन की एक दुखी मां है, ने एक स्वास्थ्य केंद्र में अगाथा क्रिस्टी के पति की मालकिन के नाम से मिलते जुलते नाम के साथ चेक इन किया। अंत में मेहमानों में से एक ने उसे प्रसिद्ध लेखिका के रूप में पहचान लिया और अधिकारियों को चेतावनी दी। क्रिस्टी ने याददाश्त बहाल कर ली, लेकिन उसे याद नहीं रहा कि उसके साथ क्या हुआ था जब वह उस केंद्र में थी। आपका मानना है कि लिव रीस के साथ भी वही हुआ है? बहुत संभव है। यदि बात करें तो उसकी स्थिति काफी अधिक दयनीय है। किस मायने में? उसके फ्यूग हमले आवर्ती बार बार होने वाले हैं। वे हर बार होते हैं जब वह जागती है, उन्होंने कहा। यह उसे निरंतर भ्रम की स्थिति में डालता है और बहुत ही कमजोर बना देता है। ऐसा बेहद कम होता है। वास्तव में मैं ऐसे लक्षणों वाले एक भी मामले को याद नहीं कर पा रहा हूं। आप जानते हैं, उसे इंग्लैंड छोड़ने और न्यूयॉर्क लौटने के लिए क्या प्रेरित कर सकता है? मुझे डर है। मैंने लिव को कुछ समय से नहीं देखा है। मेरी पत्नी और मैं अभी ऑस्ट्रेलिया से लौटे हैं, जहां हमारा पहला पोता पैदा हुआ था। लिव को मेरे सहकर्मी को देखना था जब मैं बाहर था। पता चला कि उसने अपने अपॉइंटमेंट में भाग नहीं लिया था। हमें उसके लापता होने के बारे में तब पता चला जब मैं कुछ दिन पहले काम पर लौटा। जब मैं लिव से संपर्क नहीं कर सका तो मैंने एक सामाजिक कार्यकर्ता को लापता लोगों की तलाश करने वाले स्कॉटलैंड यार्ड विभाग में कॉल करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, आपके शब्दों के अनुसार वह फिर से न्यूयॉर्क में है, उसकी मातृभूमि। बिल्कुल सही। हैलिडे ने सहमति जताई। यह बहुत दिलचस्प है, वास्तव में बहुत दिलचस्प। क्यों? मुझे संदेह है कि अवचेतन रूप से लिव अपने उस आघात के स्रोत को निर्धारित करने की कोशिश कर रही है जिसने इन फ्यूग हमलों को जन्म दिया। उन्होंने कहा, अपने राक्षस की हत्या, ऐसा कह सकते हैं। उसके लिए खुद पर नियंत्रण हासिल करने का एक तरीका हो सकता है, चक्र को तोड़ने और अपनी याददाश्त वापस पाने का एक तरीका। अध्याय 42। 2 साल पहले मैं खिड़की में अपने प्रतिबिंब को ध्यान से देख रही हूं, जबकि ट्रेन शोर मचाते हुए मेट्रो सुरंग से गुजरती है। दिलचस्प है, सिल्क का स्कार्फ लापरवाही से मेरी गर्दन के चारों ओर बंधा हुआ यह बहुत ज्यादा है, खासकर इतने उमस भरे गर्मी के दिन। मार्को ने मुझे यह स्कार्फ गिफ्ट किया था। मैंने सोचा कि आज शाम उसके साथ मुलाकात में इसे पहनना अच्छा रहेगा। हमने स्टेफनी रेस्तरां में रात का खाना खाने की योजना बनाई थी। इसमें जाने के लिए 2 महीने पहले लाइन में इंतजार करना पड़ता है, लेकिन मार्को ने कुछ जुगाड़ किया और हमें टेबल मिल गई। मैं प्रभावित हूं। मैं खाने के बारे में कॉलम लिखती हूं और मैं भी स्टेफनी में पहली मांग पर टेबल बुक नहीं कर सकी। मार्को ने इशारा किया कि वह मुझे वहां ले जा रहा है क्योंकि वह कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता है। मैं घबराहट से भरी हुई हूं। मैं ट्रेन के डिब्बे में यात्रियों के साथ तालमेल बिठाते हुए हिल रही हूं। हम एक ही उबलते जीव की तरह हैं, सुबह की सवारी के परिचित लयबद्ध अनुष्ठान में आगे बढ़ रहे हैं। जब ट्रेन मेरे स्टॉप पर पहुंचती है तो मैं डिब्बे के निकास की ओर धक्का देती हूं और यात्रियों की भीड़ से निकलती हूं।
जो प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे हैं। फोन बजता है जब मैं सीढ़ियों पर चढ़ रही हूं जो सड़क की ओर जाती है। मैं अपने दफ्तर जा रही हूं और फोन का जवाब देती हूं। लिव, तुम कहाँ हो? एमी की आवाज नींद भरी लग रही है। लगभग काम पर, मैं जवाब देती हूँ, लिफ्ट का बटन दबाते हुए। और क्या, कुछ हुआ है? नहीं, वह उबासी लेती है। मैं बस अभी जगी हूं और सुना कि फर्श की लकड़ी कैसे चरमरा रही है। तुमने जवाब नहीं दिया। जब मैंने तुम्हें पुकारा तो मैंने फैसला किया कि मैं फोन करके पूछूं कि क्या हो रहा है। वह फिर उबासी लेती है। मुझे काम पर जाना है। शायद ऊपर के अपार्टमेंट में नए किराएदार आए हैं। सुबह जाते समय बहुत शोर करते हैं। सुनो एमी, चूंकि हम फोन पर बात कर ही रहे हैं, मुझे लगता है कि शॉन को पशु चिकित्सक के पास ले जाने की जरूरत है। क्यों? वह लंगड़ा रही है। वह अपने शरीर का वजन अपने दाहिने अगले पंजे पर नहीं डाल पा रही है। मुझे लगता है कि उसे चोट लगी हो सकती है। शायद किसी के साथ लड़ाई हो गई या कुछ और। वह डरी हुई लग रही है। वाक्य का बाकी हिस्सा लिफ्ट के दरवाजे खुलने के शोर में खो जाता है। एमी, मैं तुम्हें नहीं सुन पा रही हूं। उसकी आवाज की जगह मुझे कर्कश खामोशी सुनाई देती है जब कॉल कट जाती है। लिफ्ट से मैं दफ्तर पहुंचती हूं। बाहर निकलकर मैं फिर से एमी का नंबर डायल करती हूं। उसका फोन व्यस्त है, इसलिए मैं उसके लिए एक संदेश छोड़ती हूं। एमी, तुम्हारी कॉल कट गई। खराब सिग्नल है। मैं अभी दफ्तर में हूं। जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे मोबाइल या लैंडलाइन पर फोन करना। मैं दफ्तर के कांच के दरवाजे धक्का देती हूं और रिसेप्शन के पास से गुजरती हूं। अपना सिर घुमाकर सेक्रेटरी को गालों पर डिंपल के साथ मुस्कुराती हूं। शुभ प्रभात नताली। केवल अपने होठों से वह मेरा अभिवादन करती है और फिर फोन का जवाब देती है। सुबह देर से मेरी स्क्रीन पर मार्को का नंबर चमकता है। उसके लिए काम पर मुझे फोन करना असामान्य है और मुझे डर है कि वह मुझे कॉल कर रहा है ताकि आज रात का हमारा डिनर कैंसिल कर दे। उसने हमारी साइकिल सवारी रद्द कर दी और अब यह भी। मेरा शरीर तनाव में आ जाता है जब मैं खुद से सवाल करती हूँ, क्या वह आज रात मेरे साथ रिश्ता खत्म करने की योजना बना रहा है? वह मुझे इतने आलीशान रेस्तरां में ले जा रहा है। ये उसे बिना किसी तमाशे के शांतिपूर्ण ब्रेकअप की गारंटी देता है। मैं हमेशा बता सकती थी कि जब मां के रिश्ते टूटने वाले होते हैं, अचानक ठंडक। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह मेरे साथ हो रहा है। जितना अधिक मैं इस बारे में सोचती हूं, उतना ही मुझे यकीन हो जाता है कि आज रात वह मुझसे अलग होने वाला है। मार्को का कॉल अंततः वॉइस मेल पर चला जाता है। मैं जल्दी से फोन बंद कर देती हूं ताकि वह मुझे वापस कॉल न कर सके। यह बचकाना और उल्टा है। इससे मुझे केवल चिंता होती है और मैं जानना चाहती हूं कि मार्को ने मुझे कॉल ही क्यों किया था। मैं उसे वापस कॉल करने जा रही हूं जब फ्रैंक मुझे अपने केबिन में बुलाता है। तुम्हारी प्रीव्यू क्यू के लेख का ड्राफ्ट कहाँ है? प्रीव्यू भयानक था, अनुचित हिंसा और पॉप फिलॉसफी। यह दुनिया के स्नफ फिल्म के बराबर था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।